वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। जब 143 ललित ने दिया धोखा। अब तक आपने पढ़ा कि जहां कशिश अपनी कंपनी में बिजी थी, वही कियारा ने एक नया सॉन्ग रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी फिर आसमान छूने लगी थी। अब आगे कियारा के शब्दों को सुनकर और रेचल का रिएक्शन देखकर वहां मौजूद सब लोग जैसे कुछ समझ गए थे। रेचल, तुम कियारा के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो बिना सच जाने। क्या तुम उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? मुझे लगता है रेचल को अचानक से एक ही सॉन्ग से आए कियारा के फेम से जलन होने लगी है। उसके एक्शंस बिना उसके फायदे के दूसरों को हट कर रहे हैं। क्या वह फेम के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट है कि वह पागल हो गई है? वही कियारा ने अपने चेहरे पर सिंसियर और हेल्पलेस एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, रेचल, ये गाना ललित और मैंने क्रिएट किया है एक साथ मिलकर। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम उससे पूछ लो। रेचल ने अपने सर पर हाथ रख लिया और कदम पीछे लेने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वह बार बार नामे सर हिलाते हुए बोली, ये सॉन्ग मेरी क्रिएशन है और तुम लोगों में से कोई नहीं समझ सकता कि यह मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। मैं इसे इसी तरह किसी और को छीनने नहीं दूंगी। यह मेरा काम है और मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और तुरंत पल्स एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग से बाहर चली गई और बाहर निकलते ही ऑलमोस्ट तुरंत रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया और सवाल करने लगे। मिस रेचल, क्या अभी अभी जो आपने कहा वह सच है? क्या वर्ल्ड ऑफ लव सचमुच आपका क्रिएशन है? रेचल ने तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, यह मेरा काम है। तो फिर यह सॉन्ग कियारा ने कैसे रिलीज किया? मैंने सुना है कि आपने रिसेंटली कंपनी में कोई सॉन्ग भी सबमिट नहीं किया था। मुझे नहीं पता और मुझे नहीं पता कि यह सॉन्ग उसके पास कैसे गया, मगर मैं पता लगा लूंगी और वापस लेकर रहूंगी। कियारा ने रेचल को देखा जो रिपोर्टर से घिरी हुई थी और उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा डार्क हो गए। अपनी बहू आपस में सिकुड़ते हुए वह मुड़ी और वापस कंपनी बिल्डिंग के अपने ऑफिस में आ गई और जैसे ही वह ऑफिस में आई, कियारा ने एक नंबर डायल किया है। क्या हो रहा है? एक डिप आवाज फोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी तो कियारा चिल्लाते हुए बोली, रेचल, अचानक से आज कंपनी आ गई पता नहीं कहां से, और उसने पब्लिकली क्लेम किया कि यह वर्ल्ड ऑफ लव उसका गाना है और उसने कहा कि जो उसका है वह लेकर रहेगी। क्या? दूसरी पार्टी ऑब्वियसली हैरान नजर आ रही थी। रेचल कंपनी पहुंच गई थी। क्या मैं तुम्हें इतनी खाली और बोर नजर आ रही हूं जो इस तरह की फालतू बकवास करेगी? कियारा ने गुस्से में कहा और कुछ सेकंड पॉज होने के बाद पूछा, क्या ये गाना सचमुच रेचल का है? हाँ, उसने लिखने के बाद मुझे दिखाया था और तुमने उसी को चुन लिया। ये सुनकर कियारा को गुस्से की वजह से चक्कर आने लगे। तुमने यह बात पहले क्यों नहीं बताई थी? मैंने तुमसे कहा तो था कि यह किसी और का गाना है, मगर तुम। शट अप ललित, मुझे बस अभी अभी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली है इस गाने की वजह से और मैं परेशानियां अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हें इस मुसीबत से निकलने का रास्ता और उस रेचल को चुप कराने का रास्ता ढूंढना होगा। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए शांति रही और फिर उसने कहा, अभी पैनिक मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालता हूँ। सॉन्ग को रिलीज हुए 48 घंटे भी नहीं हुए थे और सब लोग इंटरनेट पर उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कशिश को इसके बारे में अगली दोपहर को पता चला था। उसने कुछ दिनों तक अपने काम को साइड में रखने का फैसला किया क्योंकि रणविजय का बर्थडे आ रहा था। वह हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बिजी थी और ऑब्वियसली टाइम ना दे पाने की वजह से रणविजय का मूड खराब था। उसे कोई ना कोई तरीका निकालना होगा उसके बर्थडे पर उसे खुश करने के लिए। वह इंटरनेट पर रेसिपीज देख रही थी, बर्थडे डिनर डेकोरेशन दिख रही थी। जब उसने ये ट्रेडिंग न्यूज देखी, वह थोड़ा हैरान हो गई और उसने कुछ ऑनलाइन कमेंट्स पढ़े और ए वर्ल्ड ऑफ लव गाना डाउनलोड किया और उसे 2-3 बार सुना। तब जाकर कशिश को रियलाइज हुआ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और वह बहुत तेजी से हंसने लगी। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में जब उसने रेचल को उसकी टीम और कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा था, उसके मुकाबले में ये टाइमिंग और अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। वही इतने सारे क्रेजी ऑनलाइन कमेंट देखकर कियारा को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसने अपने ऑफिस की चीजें तोड़ना शुरू कर दिया था। कमलेश्वरी तुरंत वहां पहुंची और ऑफिस को इतना बिखरा हुआ देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ गई और उससे पूछा, हो क्या रहा है यहाँ पर? कियारा, हाल फिलहाल में चल क्या रहा है? यह इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यह सब ऐसे कैसे हो गया? कियारा चेयर पर अपने चेहरे पर इनोसेंट एक्सप्रेशन लिए हुए बैठी थी। मुझे सचमुच नहीं पता दादी माँ,
मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। मैं हाल फिलहाल में ललित के साथ इस गाने को कंपोज करने के लिए कितने दिनों से काम कर रही थी। सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर ली थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि रेचल क्यों अचानक से सबके सामने आकर यह क्लेम कर रही है कि यह गाना उसका है। अगर मुझे उसका गाना अच्छा लगता है और मुझे चाहिए होता तो मैं उसे बता देती ना। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। हम दोनों ही पल्स एंटरटेनमेंट के आर्टिस्ट हैं। अगर मैंने उसका गाना इस्तेमाल किया होता तो उसे तुरंत पता चल गया होता। ये ना ही मेरे लिए अच्छा है और ना ही कंपनी के लिए। अब वह फिर से नेगेटिव कमेंट्स और न्यूज ने मुझे घेर लिया है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे ही हमेशा क्यों तकलीफें सहनी पड़ती है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सबके समझाने के बावजूद भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ना निकलने का फैसला किया? कियारा ने ये कह दिया और अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। कियारा की बातों में काफी सेंस नजर आ रही थी और कमलेश्वरी ने उसकी कहानी पर भरोसा भी कर लिया। मगर जब कियारा ने कहा कि शायद वह इंडस्ट्री से पीछे हट जाएगी तो कमलेश्वरी की थोड़ा सा हड़बड़ा गई थी। ऑलराइट, मुझे पता है कि तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में हो। ये सब मेरी गलती है कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को कंसिडर नहीं की। अब पूरी कंपनी तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। तुम सुपर टैलेंटेड हो। तुम इंडस्ट्री से पीछे कैसे हट सकती हो? तुम हमारी लकी स्टार हो। तुम्हें पक्का कुछ मुश्किल आएंगी मगर तुम मेहनत करो। रिजल्ट हमेशा हमारे हक में ही होगा। मुझे पता है और मैंने कैसे चैलेंजेस को फेस भी किया है और सबसे बाहर भी निकल आई हूँ। मुझे लगा कि मैं ये भी हैंडल कर लूंगी लेकिन रेचल सचमुच इस बार लाइन क्रॉस कर रही है। वो मुझसे आकर प्राइवेटली बात कर सकती थी। उसने सच्चाई का पता भी नहीं लगाया और ये सारी बातें रिपोर्टर्स के सामने जाकर बोल दी। इस पॉइंट पर कमलेश्वरी का चेहरा बहुत ज्यादा डार्क हो गया और उसने चिल्लाते हुए पूछा, रेचल कहाँ है? कियारा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। वह सुबह से ही बाहर गई हुई है। कमलेश्वरी ने कोल्डली कहा, उसने 2 सालों में कंपनी के लिए कुछ भी अच्छा काम नहीं किया है और उसने इतना बड़ा मैस क्रिएट कर दिया है। बिना एक शब्द कहे वह खड़े होते हुए बोली, मैं अभी जा रही हूँ रेचल को ढूंढने। उससे एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है। वही रेचल कंपनी से निकलने के बाद डायरेक्ट ललित के स्टूडियो गई लेकिन वह वहाँ पर नहीं था, इसलिए वह उसके घर गई और वही ललित ने सारे म्यूजिक स्कोर्स जो रेचल ने उसके घर पर छोड़े थे सब क्लियर कर दिए थे और वह जाने ही वाला था अपने हाथ में चाबी लिए हुए। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे रेचल अपनी तरफ जल्दी में आती हुई दिखाई दी। ललित उसे अपने सामने देखकर अनकंफर्टेबल हो गया मगर रेचल जो हेल्पलेस फील कर रही थी उसने उसके एक्सप्रेशन नोटिस नहीं किए और उसने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए उसकी तरफ बेचैनी से देखते हुए पूछा, ललित वह सॉन्ग कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? वह जिसका नाम इन वर्ल्ड ऑफ लव था, वह अचानक से कियारा का लेटेस्ट सिंगल कैसे बना गया? वह तो मैंने तुम्हें सिर्फ बताया था। ललित की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने रेचल का हाथ झड़कते हुए कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। रेचल का चेहरा पीला पड़ने लगा था। वह लड़खड़ाते हुए कॉरिडोर के दीवार से लग गई और हैरानी में ललित की तरफ देखते हुए उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, ये सब तुमने किया है ना? तुमने मेरा सॉन्ग कियारा को दे दिया है ना? ललित ने नर्वसली आसपास देखा और फिर घर का दरवाजा खोलकर रेचल को अंदर खींच लिया। वह रूम के बीच में थी, अपने आंसू रोके हुए और ललित की तरफ बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट और उदासी के साथ देख रही थी। ललित, तुमने ये सब क्यों किया? क्यों किया? तुम्हें नहीं पता था कि वह सॉन्ग मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये सुनकर ललित ने इम्पेशेंट होते हुए कहा, रेचल मैंने तुम्हें बहुत वक्त पहले वार्न किया था कि तुम ये सिंगर बनने का अपना सपना छोड़ दो। तुम गाना गाने के लिए बनी ही नहीं हो। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास म्यूजिक टैलेंट है मगर वह बस इंस्ट्रूमेंट बजाने और गाने लिखने तक ही है। लेकिन ऑफ कोर्स तुम भी म्यूजिक प्रोड्यूसर बन सकती हो जो पीछे से म्यूजिक लिखते हैं मेरी तरह और अपनी मॉम जो मेरी मास्टर थी बिल्कुल उनकी तरह। ये सॉन्ग भले ही इस वक्त बहुत पॉपुलर है मगर इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कियारा की सिंगिंग और उसकी परफॉर्मेंस का है, ना कि तुम्हारी। अगर तुम इसकी सिंगर होती तो शायद यह इतना सक्सेसफुल होता ही नहीं। हम म्यूजिक क्रिएट करते हैं एवरी नोट काउंट करने की इंटेंशन से। ये सुनकर रेचल ने तुरंत ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। मेरी मॉम ने हमेशा मुझे बताया है कि म्यूजिक बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का नाम है। वह इंसान की आत्मा से निकलता है और बस खुशी और अपने इमोशंस को शो करता है तो सच में जो उसकी वैल्यू होती है। ललित ने गहरी सांस ली और हाँ में सर हिलाते हुए बोला, तुम सही कह रही हो और यह सच कि कई लोगों को ये गाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यही दिखाता है कि यह लोगों को खुशियाँ और हैप्पीनेस लेकर आया है। मगर मैं खुश नहीं हूँ। रेचल रो रही थी और उसकी नजरें ललित के ऊपर टिकी हुई थी। ये सॉन्ग किसी और के द्वारा परफॉर्म नहीं किया जाना था। तुम मेरे 10 सॉन्ग किसी और को दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यह गाना नहीं है। यह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ललित, तुम्हें ये सारी बातें मीडिया और पब्लिक के सामने एक्सप्लेन करनी होगी।
रेचल ने ललित का हाथ पकड़ा हुआ था और उसे अपने साथ खींचकर ले जाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसने हार्शली उसका हाथ झटकते हुए कहा, और मैं यह मीडिया के सामने कैसे एक्सप्लेन करूंगा। मैं सबसे जाकर यह कहूँ कि यह सॉन्ग एक्चुअली तुमने बनाया है और मैंने क्लेम किया कि यह मेरा है और फिर अपने नाम के अंदर किसी और को दे दिया। रेचल, तुम सचमुच मुझे हट कर रही हो। और वही ललित को इतना तेजी से मना करते हुए देखकर रेचल समझ गई कि वह कुछ भी क्यों ना कहे वह उसका मन नहीं बदल पाएगी, और उसने ललित की तरफ उदासी में देखते हुए कहा, ललित, तुम इकलौते इस दुनिया में इंसान थे जिसके ऊपर मैं भरोसा करती थी। मेरी मॉम तुम्हें कितना अच्छा मानती थी और तुम्हें यहाँ तक गाइड किया, और इस तरह से तुम उसका बदला चुका रहे हो। इस तरीके से तुम मुझे ट्रीट करोगे। ललित अब उसकी बातों से पेशेंस खो चुका था और उसने उसकी बातों का मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर मेरा टैलेंट उनकी किसी काम का नहीं होता तो क्या वह मुझे अपना स्टूडेंट बनाती? हम बस दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे, तो तुम ऐसे क्यों दिखा रही हो जैसे तुम बहुत महान हो और मैं दुनिया में सबसे बुरा? रेचल ने उसकी तरफ हैरानी में देखते हुए पूछा, तो इतने सालों में तुम्हारे मन में मेरी मॉम के लिए ये सब कुछ था? ललित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ऑल राइट रेचल, इस बार मेरे लिए एक फेवर कर दो और इस बात को यही छोड़ दो। रेचल ने अपने आंसुओं को पोंछा और उसकी तरफ गुस्से में घूर कर देखते हुए बोली, और मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुम? ललित भी उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, और अगर तुम इसे इंसिस्ट करोगी परस्यू करने पर तो उसके बाद जो होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनकर रेचल का मुंह हैरानी से खुला गया, उसकी मुठ्ठियां बंध गई और उसकी बॉडी गुस्से में कांपने लगी। ललित, मैं और मेरी मॉम दोनों ही गलत थे। आई विश कि हम तुम्हारे जैसे किसी इंसान से कभी मिलते ही नहीं। इतना चिल्लाने के बाद रेचल मुड़ी और वहाँ से दौड़ते हुए निकल गई। अपनी कोल्ड नजरों से ललित ने उसे जाते हुए देखा और अपने लिप्स व्हाइट करते हुए उसे उसकी आंखों से गायब हो जाने के बाद वह भी वहाँ से चला गया। अब रेचल के पास इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन पर भरोसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। भले ही उसकी मॉम के कई सारे दोस्त थे जब वह जिंदा थी, मगर रियलिटी में वह सारे दोस्त सबसे ज्यादा सेल्फिश थे। कोई भी अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, और उसके अलावा रेचल उसकी मॉम नहीं थी जिसके लिए वह थोड़ी सी मुसीबत उठा ले। और जहां तक बात कर रही कंपनी की, वह लोग उसका साथ देंगे ऐसा तो होने ही वाला नहीं था। पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर इग्नोर नहीं किया जा सकता था, मगर अल्टीमेटली पब्लिक ओपिनियन उन लोगों ने खुद क्रिएट कर दिया। बिना एविडेंस के पब्लिक ओपिनियन को बदलना और डील करना बहुत ही आसान काम था। पल्स एंटरटेनमेंट तुरंत एक स्टेटमेंट इश्यू कर दिया कि वह लोग इस इंसिडेंट की अच्छी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सबको एक क्लियर आंसर देंगे, चाहे सच कुछ भी क्यों ना हो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। जब 144 रेचल के सब खिलाफ है। अब तक आपने पढ़ा कि रेचल सबके सामने गाने को अपना बताती है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं था और ललित ने भी उसे धोखा दे दिया था। अब आगे पल्स एंटरटेनमेंट ने स्टेटमेंट तो दे दिया था कि वह लोग सच्चाई बाहर ले आएंगे, मगर रियलिटी में पल्स एंटरटेनमेंट की पूरी पीआर स्ट्रेटेजिस और सॉल्यूशन सिर्फ इसी बात पर फोकस थी कि वह लोग कैसे कियारा की मदद करें इस क्राइसिस को सॉल्व करने में। और जो सारे स्टेटमेंट से ऑनलाइन पोस्ट किया गए वह बेसिकली कियारा को डिफेंड कर रहे थे। यहाँ तक कि कमलेश्वरी ने रेचल के एजेंट को भी फोन कर दिया था कि वह लोग रेचल का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन बहुत जल्दी तैयार करें। रेचल की एजेंट जोया एक रिफाइंड लेडी थी जिसकी उम्र 35-40 साल थी और वह काफी सुलझी हुई औरत थी, जिन्होंने एक ब्लैक पेंसिल स्कर्ट और ब्लेजर पहना हुआ था और पूरी तरह से बिजनेस माइंडेड तक रही थी। उसका कुछ कहना और डिसीजन मेकिंग पावर थी कंपनी में और रेचल के अलावा, और वह कुछ आर्टिस्ट को मैनेज करती थी। कंपनी में सारे रिसोर्सेस सबसे पहले कियारा को दिए जाते थे और जब वह चुन लेती थी और उसके बाद जो बच जाता था वह बाकी आर्टिस्ट को देखने को मिलता था। इसलिए कोई छोटी बात नहीं थी कि इन सब के बावजूद भी उसने कई आर्टिस्ट को एक अच्छा खासा नाम बना दिया था। जब कमलेश्वरी ने उसे रेचल के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन को जल्दी तैयार करने के लिए कहा तो उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, हमारी कंपनी ने अभी स्टेटमेंट रिलीज किया है कि यह मैटर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और आप ऑलरेडी रेचल के साथ सारे रिश्ते खत्म करने की तैयारी कर रही है। क्या ये सचमुच फेयर है? कमलेश्वरी ने अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा सजेशन क्या है? तुम ये कहना चाहती हो कि कियारा ने रेचल का सॉन्ग चुराया है? कियारा ये सब कैसे कर सकती है? इतने सालों में रेचल ने कोई भी कंपनी को प्रॉफिट दिलवाया है और वह अब जब कियारा प्रॉफिट दिलवा रही हो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है।
मैं ऑलरेडी बहुत दया दिखा रही हूँ उसके ऊपर कि मैंने उससे प्लेंटी फीस नहीं मांगी है उस डैमेज के लिए जो उसने कंपनी की रेपुटेशन को किया है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं कियारा को ऐसे किसी इंसान के लिए छोड़ दूं जिसे कंपनी की इमेज की कोई फिक्र ही नहीं है? जोया ने बिल्कुल पोकर फेस के साथ जवाब दिया, ऐसा लगता है कि आपकी नजरों में कोई भी आर्टिस्ट जो कियारा को पीछे खींचेगा आप उसे निकाल देगी। ये सुनकर कमलेश्वरी को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? आप मुझसे ज्यादा बड़ी है और आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, आपको पता होना चाहिए कि लोग कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं मानती हूँ कि कियारा कैपेबल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसका मुकाबला कभी कर ही नहीं सकता। रेचल भी बहुत है टैलेंटेड सिंगर है और उसके पास म्यूजिक का एक स्पेशल गिफ्ट है। वो बस अपने मॉम के ऑपरेशन की वजह से थोड़ी सी बंद गई थी। मुझे भरोसा है कि मौका मिलने पर रेचल का फ्यूचर लिमिटलेस होगा। अगर आप इतने छोटे से मामले को लेकर उसे कंपनी से बाहर निकाल देगी तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आप एक अनबिलीवेबल टैलेंट खो देंगी। ये सुनकर कमलेश्वरी सार्कास्टिकली बोली, वह प्रेशर में थी। हाँ, ये बात सही है, मगर इतनी सालों में उसकी प्रोग्रेस जरा सी भी आगे नहीं हुई है। अब मुझे कितने साल तक इंतजार करना होगा वह उस सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी का जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? और कियारा की अपॉर्चुनिटी ठीक हमारे सामने है, तो फिर मैं किसे चुनूं? मैं सच्चाई को चुन रही हूँ। ये सुनकर जोया कैजुअली काउच से खड़ी हुई और उसका चेहरा इमोशनलेस था और जैसे उसने इसका अंदाजा पहले से ही लगा लिया था। मैं समझ गई, आपको बस अपनी प्यारी पोती पर भरोसा है। मुझे लगा था कि आप उन लोगों में से हैं जो समझते हैं कि कंपनी को कैसे चलाना है। कंपनी ने कई सारे पोटेंशियल आर्टिस्ट खो दिए हैं कियारा की वजह से। आपका बिहेवियर बहुत ही अजीब है, ऐसे जैसे आप सिर्फ एक पेड़ के लिए पूरे जंगल को बर्बाद करने के लिए तैयार है। प्लस एंटरटेनमेंट आपका है, मगर मैं फिर भी आपसे कहूंगी कि रेचल को जाने देना और कंपनी से बाहर निकलना आपका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और यह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, ऑफ कोर्स यह आपके ऊपर है। जोया ने अपनी बात खत्म की, उसके बाद ऑफिस से निकल गई और वही कमलेश्वरी अकेली ऑफिस में बैठी हुई थी बिना कुछ कहे हुए। लेकिन जोया की बातों से कमलेश्वरी के फैसले पर 1% भी फर्क नहीं पड़ा था। कियारा को प्रोटेक्ट करने के लिए कमलेश्वरी ने कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज का इंटरव्यू भी बिल्डिंग के बाहर रिपोर्टर्स के साथ करवाने का फैसला किया। ये सॉन्ग रेचल लिख ही नहीं सकती है, उसने इतने सालों में कंपनी में कोई भी डिसेंट सॉन्ग कंट्रीब्यूट नहीं किया है। अब जब कियारा का सॉन्ग पॉपुलर हो गया है तो वह क्लेम कर रही है कि वह उसका है। भले ही मुझे सिचुएशन की सारी डिटेल्स नहीं पता है, मगर ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, राइट? ठीक उसी मोमेंट पर उसने ये सब कहा जब कियारा बहुत ज्यादा फेमस थी। उसे बस जलन हो रही है और वह दूसरों की पॉपुलैरिटी और फेम बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। या फिर शायद इतने सालों में उसे कंपनी में नेग्लेक्टेड फील हो रहा था, जिसकी वजह से अचानक से उसका गुस्सा फूट पड़ा है और वह झूठे इल्जाम लगा रही है। अगर कोई 1 या 2 लोग कहते तो शायद लोग भरोसा नहीं करते, लेकिन जब 5-6 और यहाँ तक कि और भी लोग सेम बात वो बोल रहे हैं तो अब लोगों को भरोसा होने लगा था कि रेचल को लेकर ही कुछ गड़बड़ है। ऑनलाइन जो रेचल के लिए सपोर्ट बढ़ा था वह धीरे धीरे कम होने लगा था। ऑलरेडी पहले अकेले ही लड़ रही थी और अब वह बहुत ज्यादा मुसीबत में थी जब रेचल को लगाकर चीजें इससे बुरे नहीं हो सकते हैं। तभी वह सारे मेजर म्यूजिक प्लेटफॉर्म ने ये क्लियर कर दिया कि यह गाना ललित ने लिखा है और कियारा सिर्फ सॉन्ग की अरेंजमेंट में इन्वॉल्व थी और उसने ये गाना गाया है, इसलिए ऑफ कोर्स रिपोर्टर ललित को तो नहीं भूलने वाले थे। बहुत सारे शक्ल ललित के ऊपर हो रहे थे और कई सारे लोग सवाल पूछे जा रहे थे, मगर ललित ने सिर्फ एक ही मैसेज ऑनलाइन पोस्ट किया, मैं सच के बाहर आने का इंतजार करूंगा। रिपोर्टर्स को फेस करते वक्त उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जो रिपोर्टर उसका पीछा कर रहे थे उन्होंने नोटिस किया कि वह एक कॉफी शॉप में एक लॉयर से मिल रहा है। न सिर्फ लॉयर बल्कि मुंबई शहर के सबसे बड़े राइट प्रोटेक्टिंग लॉयर मिस्टर डेविड से। मीटिंग के बाद ललित को अनडाउटेडली रिपोर्टर्स ने घेर लिया। मिस्टर ललित, आप मिस्टर डेविड से क्यों मिले थे? क्या ये रेचल के पिलग्रिम्स इंसिडेंट के बारे में है? रेचल की मॉम सरीना के स्टूडेंट होने के नाते क्या आप रेचल के ऊपर केस करने वाले हैं? ललित की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। रेचल का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा रेकलेस था और म्यूजिक को लेकर उसका ऐसा एटीट्यूड और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। रेपुटेशन और म्यूजिक के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है, मगर वह अपनी भूख मिटाने के लिए म्यूजिक का नाम खराब कर रही है। भले ही वह मेरी जूनियर है और मेरे मास्टर की बेटी, मगर मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सारे रिपोर्टर्स हैरान हो गए। इस टाइम पर एक रिपोर्टर ने जल्दी से आगे आते हुए पूछा, तो मिस्टर ललित, क्या आपके पास पक्का एविडेंस है ये प्रूफ करने के लिए कि रेचल बस तमाशा क्रिएट कर रही है, क्योंकि कंपनी में लंबे टाइम तक उन्हें कोई वैल्यू नहीं दी गई है?
और वह बस कियारा का नया सॉन्ग हिट होने के मौका का फायदा उठा रही है कंपनी से बदला लेने के लिए। ललित के एक्सप्रेशन सीरियस थे। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मगर मैंने उसकी कंप्लेंट सुनी है। मुझे लगता था कि बस वह अपने नेगेटिव इमोशंस बता रही है, मगर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसी कोई हरकत कर देगी। अब जाकर मुझे रियलाइज हुआ है कि वह पहले वाली स्वीट और इनोसेंट लड़की नहीं रह गई है। कितनी बुरी बात है कि उसका कैरेक्टर इतना बदल गया है। आखिर में ललित के चेहरे पर काफी डिसअपॉइंटमेंट और हेल्पलेसनेस दिखाई दी। ललित सबसे ज्यादा अथॉरिटेटिव म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में से एक था पॉप म्यूजिक वर्ल्ड में, और उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी था डोमेस्टिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। उसकी वीडियो जैसे ही ऑनलाइन पोस्ट हुई, सब लोग उसके फेवर में हो गए हैं। उन लोगों को यह नजर नहीं आया कि वह एक दोस्त को धोखा दे रहा है, बल्कि वह सब उसकी तारीफ करने लगे उसके म्यूजिक के डेडिकेशन और प्यार के लिए और उसका फॉक्स देखकर। यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री के कई सारे इम्पोर्टेंट लोग भी ललित को सपोर्ट कर रहे थे। जब रेचल ने यह वीडियो इंटरनेट पर देखा तो रियलाइज हुआ कि ललित एक्चुअली उसके ऊपर केस कर रहा है, तो वह पूरी तरह से उदास हो गई थी। वह उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा करीबी और भरोसे वाला इंसान समझती थी, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसके साथ ऐसा करेगा और इतना ज्यादा रुथलेस हो जाएगा। एक के बाद एक इतने सारे हमले हो रहे थे रेचल के ऊपर कि अब वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और वह इतनी स्ट्रांग ही नहीं थी कि उन सब को हैंडल कर सके। उसका दुनिया में सबसे क्लोजेस्ट इंसान उसके ऊपर केस करने वाला था। रेचल पहली बार था उसकी लाइफ में जो ऐसा कुछ और बर्दाश्त किया कर रही थी। उसने बहुत सफर किया था और वह अपने आप को डिपेंड करना चाहती थी, मगर नहीं पता था कि वह कैसे करे। वही सब लोग चुप होकर अब इस मैटर के आउटकम का इंतजार करने लगे थे, और इसके बावजूद भी एक वर्ल्ड ऑफ लव गाने की पॉपुलैरिटी पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। वह हर एक म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर लगातार 3 दिनों से टॉपर था। वही जब कियारा ने सुना कि ललित रेचल के ऊपर केस करने वाला है, तो बस सेफ साइड पर रहने के लिए उसने प्राइवेटली फिर उससे बात की। रात के तकरीबन 11 बजे कियारा ललित के साथ आने वाले एल्बम के नए सॉन्ग्स को डिस्कस कर रही थी। कियारा लेदर के सोफे पर बैठे हुए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ललित के सामने देखते हुए बोली, वैसे तुमने अचानक से केस करने का फैसला क्यों लिया? क्या तुम्हारे पास सबूत है? कियारा आजकल बहुत ज्यादा इन सब से फेड अप हो गई थी और उसे डर था कि कहीं क्रूशियल टाइम पर कुछ हो ना जाए। ललित ने हंसते हुए कहा, लास्ट 2 एल्बम्स यहाँ तक कि रेचल के सिंगल्स भी सब मेरे पास है। उसने कहते हुए कियारा के पास जाकर अपने हाथों में पकड़ी हुई एक रेड वाइन के ग्लास उसे दी, तो कियारा ने ललित की तरफ देखते हुए पूछा, और? उसके बाद ललित ने उसकी उंगलियां को अपनी उंगलियां को छूते हुए देखा। जब कियारा ने वाइन ग्लास लिया और वह उसके बगल में बैठ गया और एक वाइन की सिप लेते हुए आगे बोला, मैं बस उसके इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ, क्योंकि जो सारे सॉन्ग्स और लिरिक्स हैं वह उसके नाम पर नहीं है। अगर यह सब बाहर आ गया तो वह म्यूजिक इंडस्ट्री में सरवाइव कैसे करेगी? जो ये गाना चोरी वाला इल्जाम है उसे तो उसके ऊपर लगा ही है। ये सुनकर कियारा ने एक सेटिस्फैक्शन वाली स्माइल दी और अपना सर उठाते हुए एक और रेड वाइन की सिप लेते हुए पूछा, अरे यू श्योर कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? इस बार ललित ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, अगर मुझे यकीन नहीं होता तो मैं इस तरह आगे बढ़कर उसके ऊपर केस कैसे कर सकता? मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अगर चीजें सामने आ गई तो इसलिए वह एक्शन ले, उससे पहले मुझे ही एक्शन लेना होगा। तब जाकर कियारा को पूरी तरह से भरोसा हो गया। उसने कहा, ऐसा लगता है कि मुझे दादी माँ को कन्विंस करना होगा कि वह रेचल को पहले कंपनी से बाहर निकाल दे। वह मेरे रास्ते का कांटा बन चुकी है और मैं किसी से कहकर वह सब एविडेंस ऑनलाइन पोस्ट करवा दूंगा, और इस एविडेंस के बाद उसे लाइफ टाइम के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री से बैन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ललित ने ये कहा तो कियारा हंसने लगी। उसने एक ही घूंट में अपने रेड वाइन खत्म की और ग्लास अपने सामने कॉफी टेबल पर रख दिया। फिर वह सोफे पर पीछे की तरफ झुक गई और ललित की तरफ देखते हुए ना में सर हिलाते हुए बोली, अगर मैं सच कहूँ तो मुझे रेचल के लिए बोला लग रहा है। उसने तुम पर इतना भरोसा किया, मगर उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे जो लगता है कि वह जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती है वही आखिर में उसे धोखा दे देगा। ये सुनकर ललित हंसने लगा और फिर उसने वाइन ग्लास टेबल पर रखा और फिर कियारा के खाली पैरों को देखा और अपना हाथ उन पर रख दिया। शायद मुझे वापस जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। कियारा ने अपने पैरों पर रखे उसके हाथ को देखा और 1 इंच भी नहीं हिली। जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम किसकी मदद करना चाहते हो ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है। मैं तुम्हारे डिसीजन में कुछ नहीं बोल सकती। ललित का हाथ ऑलरेडी उसकी स्कर्ट के अंदर चला गया था और वह कियारा के करीब झुकता हुए उसके कान में बोला, नहीं, मैं सरेंडर करता हूँ। इस सिचुएशन में मैं सिर्फ तुम्हारा साथ दे सकता हूँ इस जर्नी में। इतना कहकर वह झुका उसके गले पर किस करने के लिए, मगर कियारा ने उसे दूर धक्का देते हुए कहा, क्या कर रहे हो?
तुम्हें जाकर सॉन्ग्स क्रिएट करने पर वो फोकस करना चाहिए, मैं अभी भी एक एल्बम रिलीज करने का वेट कर रही हूँ। ललित ने कियारा को खड़े होते हुए देखा और उसने गहरी सांस छोड़ी और कीबोर्ड के पास जाते हुए बोला, आजकल की लड़कियां आदमियों से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये सुनकर कियारा ने sarcastically कहा, अगर मैं किसी चीज के लिए फाइट नहीं करूंगी तो मैं कैसे रिलैक्स हो सकती हूँ। ये ललित ने बस उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया मगर कुछ बोला नहीं। वही कशिश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे रेचल की सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने पूरे दिल से रणविजय के बर्थडे की तैयारी कर दी थी। बर्थडे गिफ्ट तैयार था और कशिश ने डिसाइड किया था कि वह उसके स्पेशल डे पर अपने हाथों से केक बनाएगी। आगे गाड़ी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 145 डिवोर्स लेना है। अब तक आपने पढ़ा कि जहां एक तरफ कियारा और उसकी कंपनी ने मिलकर सब कुछ रेचल के खिलाफ कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ कशिश रणविजय के बर्थडे की तैयारी कर रही थी। अब आगे कशिश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था रेचल की सिचुएशन से। उसने पूरे दिल से रणविजय की बर्थडे की तैयारी शुरू कर दी थी और उसने फैसला किया था कि वह उसके बर्थडे पर दिन अपने हाथों से केक बनाएगी, जिसके लिए जब वह इंग्रेडिएंट लेने लोकल सुपरमार्केट गई थी तभी वह वहां दो जाने पहचानो चेहरों से टकरा गई। कशिश कशिश, एक बच्चे की आवाज सुनाई दी तो कशिश ने मुड़कर देखा तो आन्या एक क्यूट पिंक प्रिंसेस ड्रेस में उसकी तरफ अपने हाथों में डोल पकड़े हुए भागते हुए आ रही थी। कशिश ने तुरंत झुककर आन्या को उठा लिया तो आन्या ने पूछा, कशिश क्या तुमने कैंडी खरीदी है? ये सुनकर कशिश अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। तभी उसने उस यंग लड़की को अपनी तरफ कार पुश करके आते हुए देखा और कशिश को वहां देखकर वह कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई और फिर उसने कहा, क्या इत्तेफाक है। कशिश ने सुनिधि की तरफ देखा और फिर उसके शॉपिंग कार्ट की तरफ जिसमें एक फास्ट फूड प्रोडक्ट भरे हुए थे तो कशिश हल्का सा मुस्कुराई। उसे अचानक से अपना वह सवाल याद आया जब उसने निर्भय से पूछा था कि इतना अलग अलग टेस्ट और अलग बिहेवियर होने के बावजूद वह लोग एक साथ कैसे आए। अब उसे पता चला कि फास्ट फूड उन दोनों के बीच का बड़ा बॉन्ड था। उसने सुनिधि की तरफ देखते पूछा कि कैसा रहेगा कि आज रात हम एक साथ डिनर करें। वही ये सुनकर सुनिधि के चेहरे पर एक बेचैनी दिखाई दी मगर वह जवाब दे पाती उससे पहले ही आन्या ने एक्साइटेड होकर ताली बजाते हुए कहा, हाँ कशिश के घर पर खाना खाएंगे। ये सुनकर कशिश ने बहुत ही प्यार से अपनी नाक से आन्या के गालों को सहलाते हुए कहा, तुम क्या खाना चाहती हो आन्या? मुझे पूरी और खीर खानी है। सुनिधि ने थोड़ा हेल्पलेसनेस के साथ आन्या की तरफ देखा, तुम बस पूरी और खीर नहीं खा सकती हो आन्या तुम्हें? हाँ मैं ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाऊंगी। आन्या का ओबेडिएंट और अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर इतना ज्यादा प्यार था कि सुनिधि भी उसके सामने पिघल जाती थी। अभी भी बहुत जल्दी है, चलो शॉपिंग चलते हैं। ओके। उसके बाद वह तीनों फिर से एक साथ चलने लगे तो सुनिधि से कशिश ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि केक कैसे बनाया जाता है? सुनिधि ने उसकी तरफ देखा तो कशिश आगे बोली, मैंने सुना है कि तुम केक बेक करने और डेजर्ट बनाने में बहुत ही अच्छी हो, मुझे सीखना है। सुनिधि ने ऑकवर्डली कहा, मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मगर फिर भी तुम मुझसे अच्छा ही बना लेती होगी जिसे इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। चलो घर पर ट्राई करते हैं। ओके। 2 घंटे बाद 2 औरतें और एक बच्ची डाइनिंग टेबल के पास बैठे हुए थे और चुपचाप टेबल पर बिखरे हुए सामान को देख रहे थे। सिर्फ आन्या ने ही अपने हाथ में बड़ा सा स्पून पकड़े हुए अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में चमक लिए हुए उनकी तरफ देखकर पूछा, मॉम केक कहाँ है? कशिश और सुनिधि ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़ी। अभी भी तुम बहुत ही जल्दी है, तुमने तो पहली बार ट्राई किया है, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। वो दोनों का ही कैरेक्टर बहुत ही जिद्दी था और वह लोग बार बार ट्राई करते रहे और फाइनली उन्होंने एक केक बना लिया। जब तक ये हुआ तब तक रणविजय के ऑफिस जाने का वक्त हो गया था। कशिश ने तुरंत केक बनाने के सारे सबूत को मिटाना शुरू किया और फिर किचन में डिनर बनाने के लिए चली गई। उसने ऑलरेडी निर्भय को फोन कर दिया था, इसलिए जब रणविजय वापस आया तो निर्भय उसके बगल में ही था। रणविजय एक्सप्रेशन लेस था। नॉर्मली आन्या जो बहुत ही बहादुर और ज्यादा बोलती थी, लेकिन अब रणविजय को देखते ही उसमें बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई और उसने तुरंत जाकर निर्भय के पैरों को गले लगा लिया। मुझे डर लग रहा है। निर्भय आन्या को एक हाथ से उठाया और फिर किचन की तरफ चला गया। जब वह कशिश के सामने पहुंचा तो निर्भय ने आन्या को नीचे उतार दिया। कशिश ने आन्या की बड़ी बड़ी आंखों को देखा जिसमें डर साफ नजर आ रहा था और ग्लास डोर के जरिए उसने उस आदमी को देखा जो अपनी टाई निकाल रहा था और ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगी।
इतनी सारे लोग हैं घर में और उसने मेहमानों को इनवाइट किया है तो वह इतने गुस्से भरे चेहरे के साथ तो उसे खाना नहीं खाने देगी। इस बारे में सोचकर उसने स्पून सुनिधि को देते हुए कहा, मैं जाकर चेक करती हूँ। इतना कहने के बाद उसने आन्या को निर्भय को दिया और किचन से निकल गई। सुनिधि अपने हाथ में चम्मच पकड़े हुए थी और काफी बेचैन नजर आ रही थी। क्या हुआ? तुम बहुत ही ज्यादा गुस्से में नहीं रहती हो यूजुअली। अब तुम्हें ऐसा देखकर लग रहा है जैसे तुम आग में खड़ी हो। निर्भय साइड में खड़ा था और वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने सुनिधि को देखकर चिढ़ाते हुए कहा, जिसकी वजह से सुनिधि की भौहें आपस में सिकुड़ गई। वह एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वह किसी की तरफ गुस्से में घचर रही हो और वही उसका कोल्ड डायमोनोर देखकर निर्भय की भी भौहें आपस में सिकुड़ गई। वह अनाया को बाहर डाइनिंग रूम में लेकर गया और उसे वहां बिठाने के बाद मुड़कर वापस किचन में आते हुए बोला, रितेश साहब दिल्ली कॉर्पोरेशन के 10% शेयर के साथ तुम्हारे पास आया था, तो तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसा है तो फिर हम डाइवोर्स ले ले। ये सुनकर सुनिधि के एक्शंस रुक गया और उसने कहा, नहीं, मैं अभी डिवोर्स नहीं ले सकती, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने में खत्म होने वाला है और ये तुम डिसाइड नहीं करोगी कि डिवोर्स देना है या नहीं। सुनिधि ने स्पून को टाइटली पकड़ते हुए कहा, इस बारे में तभी बात करेंगे, नेगोशिएशन के लिए कोई जगह नहीं है। जब वक्त आएगा तो डाइवोर्स जरूरी है। निर्भय बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। सुनिधि ने अपने दांत पीस लिए और चुप रही। जब वक्त आएगा तो अगर वह अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो डिवोर्स के बारे में सोचना इम्पॉसिबल। वही कशिश किचन से बाहर आए और जब उसने रणविजय का चेहरा देखा जो बहुत ही ज्यादा बुरे एक्सप्रेशन से भरा हुआ था तो वह हेल्पलेस फील करने लगी। उसे उसकी टाई के साथ स्ट्रगल करता हुआ देखकर उसने आगे बढ़कर उसकी मदद करने का फैसला किया और रणविजय की लंबी हाइट की वजह से कशिश को अपनी उंगलियों पर खड़ा होना पड़ा उसकी टाई खोलने में मदद करने के लिए। मगर रणविजय अभी भी उसकी तरफ ब्लैंकली देख रहा था। तुम अभी भी गुस्सा हो? मैंने आज जो तुम्हारे लिए बहुत सारा डिलीशियस खाना बनाया है, क्या वह मेरे लिए है? ऑफ कोर्स, मैं तो इत्तेफाक से सुनिधि और आन्या से सुपरमार्केट में टकरा गई थी तो उन्हें अपने साथ ले आए। ये सुनकर रणविजय के चेहरे पर थोड़ी सी चमक आए। अगर हम अपनी फैमिली रिलेशन को अच्छे से मैनेज करेंगे तो तुम दोनों भाई बिना फैमिली की चिंता के अपनी कंपनी अच्छे से चला पाओगे, कशिश ने कहा और उसके पीछे चली गई उसकी कोट निकालने में मदद करने के लिए। वही रणविजय स्लोली कशिश के पास आया और एंट्रेंस की लाइट ऑफ थी, सिर्फ लिविंग रूम की लाइट ही ऑन थी। उसके कोट को हैंगर पर लगाने के बाद मुड़ते ही कशिश ने देखा कि रणविजय ऑलरेडी उसके सामने खड़ा है। क्या बात है? कशिश उसकी तरफ देखा और उसकी स्ट्रांग प्रेजेंस को इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। रणविजय उसकी तरफ सर झुकाकर देख रहा था और कशिश अपना सर उठाकर उसकी तरफ। अचानक से वह आगे की तरफ झुका और कशिश को उठाते हुए शू कैबिनेट पर बिठा दिया। उसकी नाक हल्की हल्की कशिश की नाक से टच हो रही थी। मुझे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अब हम क्या करें? कशिश ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और उनकी नजदीकियों की उसे आदत हो गई थी, मगर इस वक्त घर पर और भी लोग थे। उसने नर्वस होकर लिविंग रूम की तरफ देखा तो उसे सिर्फ फर्नीचर और डेकोरेशन ही नजर आए लाइट में। रणविजय ने उसका चेहरा वापस अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, कोई रास्ता ढूंढो मेरा गुस्सा खत्म करने के लिए। कशिश हेल्पलेस फील करने लगी। जगस हालात में वह दोनों इस वक्त है सॉल्यूशन और हो भी क्या सकता है। ये बस एक बहाना है क्योंकि रणविजय को किस और हक चाहिए। यह आदमी हमेशा बचकाना बिहेव करता है। हरी अप, रणविजय ने उसे कहा और उसके चेहरे पर उम्मीद साफ नजर आ रही थी। कशिश ने फिर से लिविंग रूम की तरफ देखा और जब कंफर्म हो गया कि कोई उनकी तरफ नहीं आ रहा है तो जल्दी से रणविजय के होठों को कोने पर हल्की सी किस कर दी, मगर रणविजय फिर भी नहीं हिला और कशिश सिर्फ उसे देख रही थी। थोड़ी देर बाद रणविजय के चेहरे के एक्सप्रेशन इम्प्रूव नहीं हुए बल्कि और भी ज्यादा खराब हो गए थे। क्या इतना काफी है? कशिश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। इतना काफी होना चाहिए, मुझे वापस खाना बनाने जाना है। इतना कहने के बाद वह वहां से जाने ही वाली थी, मगर रणविजय ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं, मैं अभी भी गुस्सा हूँ। लेकिन कशिश हिचकिचा रही थी और फिर उसने थोड़ा नर्वस होकर लिविंग रूम की तरफ दोबारा देखा। अगर तुम इसी तरह की हिचकिचाती रहोगी और देर करोगी तो शायद वह लोग यहाँ आ जाएंगे देखने के लिए और उनके यहाँ आने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे मनाती नहीं हो। रणविजय के शब्द ऑब्वियसली उसे धमका रहे थे। जल्दी करो, रणविजय ने फिर से उसे जल्दी करने के लिए कहा और नजदीक झुक गया। वह क्लियरली एक डिप और पैशनेट किस चाहता था।
कशिश ने फ्रस्ट्रेशन में एक गहरी सांस छोड़ी और उसे दोबारा किस किया। रणविजय ने कशिश को टाइटली पकड़ लिया और उसके भागने का कोई भी मौका बंद कर दिया। कशिश अब बस उसे किस कर सकती थी। उसकी टंग उसके मुंह को एक्सप्लोरर करने की कोशिश कर रही थी और रणविजय ने आपको उसे नहीं रोका। उसने अपने होठों को हल्का सा खोला और उसकी टंग को अपने मुंह में इंटर होने दिया। जब उन दोनों की टंग एक दूसरे से टकराए तो कशिश कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई और जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि वह क्या करे। लेकिन रणविजय अब अपना सब्र खो चुका था। उसने खुद चार्ज लेते हुए कशिश के मुंह की स्वीटनेस को एक्सप्लोरर करना शुरू किया और उसे डीपली किस करने लगा। उनकी सांसें भारी होती जा रही थी। कशिश आवाजें रोकने की कोशिश कर रही थी। उनकी सांसों की आवाज शांत हॉल में हल्की सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त कोई वहां पर आ जाएगा। बस करो। उसकी टंग थोड़ी सी नम हो गई थी और उसे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। रणविजय ने उसे फिर से अपने करीब कर लिया और धीरे धीरे से छोड़ा। कशिश ने एक हल्की सांस ली। उनकी नाक एक दूसरे के अपोजिट और सांस एक दूसरे से टकरा रही थी। क्या इतना काफी है? कशिश लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसने रणविजय की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, इतना काफी ही नहीं है, रणविजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा और फिर उसे किस करने लगा। कशिश ने अपना सर टिल्ट किया उसकी किस को एक्सेप्ट करने के लिए, मगर उस डीप किस नहीं करने दिया। रणवीर से डीप किस करना चाहता था, मगर अचानक से वहां पर एक शोर सुनाई दिया जिसकी वजह से कशिश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपना सर घुमाकर लिविंग रूम की तरफ देखा था। उसे बस एक बच्चे का सर दिखाई दिया दरवाजे से बाहर झांकते हुआ, जिसकी बूढ़ी आधी छुपी हुई थी और वह उनकी तरफ देख रही थी। आन्या ने अपने हाथ उठाकर अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसके छोटे छोटे हाथ ज्यादा उसकी आंखें कवर नहीं कर पाए। कशिश का चेहरा तुरंत बिल्कुल पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने रणविजय के कंधे को बहुत तेजी से धक्का दिया और शू कैबिनेट के नीचे उतरकर खड़ी हो गई। वहीं रणविजय काफी इरिटेट हो गया था। डिनर करने के बाद रणविजय के खराब मूड को देखते हुए निर्भय तुरंत अपनी वाइफ और आनी को लेकर नीचे चला गया, मगर तब तक ऑलरेडी काफी देर हो चुकी थी। रणविजय डिनर के बाद अपना बचा हुआ काम खत्म करने के लिए स्टडी रूम में चला गया और वही शावर लेने के बाद कशिश ने सबसे पहले अपना फोन उठाया ऑनलाइन चेक करने के लिए, और ऑनलाइन डिस्कशन वह सॉन्ग ए वर्ल्ड ऑफ लव को लेकर अभी भी बढ़ा हुआ था। अब ये भी अफवाहें फैलने लगी थी कि रेचल ने अपनी इंडस्ट्री के शुरुआती सालों में शायद स्टैंडिंग सिंगर को भी इस्तेमाल किया था कुछ गानों के लिए कॉन्सर्ट के दौरान, क्योंकि कॉन्सर्ट के दौरान उसे लगातार डांस करना पड़ता था, जिसकी वजह से सांस भारी हो सकती थी, मगर कॉन्सर्ट के दौरान उसकी सिंगिंग बिल्कुल स्टेडी थी, बिना किसी लंबी सांसों की आवाज या फिर एक भी बिट मिस नहीं होता था। और उसके अलावा उसके लिप्स मूवमेंट और गाने के बोल में कॉन्सर्ट वीडियो में काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा था। जैसे ही यह सारी न्यूज बाहर आए, इंटरनेट पर सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। सरीना की बेटी ने एक्चुअली किसी और से गाना गवाया खुद के लिए। क्या घटिया लड़की है, वो खुद कुछ नहीं कर सकती, मगर उसे दूसरों के अचीवमेंट से जलन हो रही है। इतने बेशर्म लोग इस दुनिया में होते भी हैं। वही यह सारे पर्सनल अटैक्स देखकर कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने उन अकाउंट की रिपोर्ट तुरंत कर दी। उसने फिर ललित और कियारा के अकाउंट चेक किया, मगर उन पर अब कोई नया अपडेट नहीं थे। पल्स एंटरटेनमेंट ने बस एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कि वह लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं कल सुबह प्लस एंटरटेनमेंट के बाहर, उनका एक वर्ल्ड ऑफ लव इंसिडेंट को लेकर जो डिसीजन है वह सुनाने के लिए, और उन्होंने सारे मीडिया जर्नलिस्ट को बुलाया था अटेंड करने के लिए। यही सबसे हॉटेस्ट न्यूज थी इस मोमेंट पर, इसलिए ऑफ कोर्स सारे मेजर मीडिया आउटलेट्स वहां पर होने वाले थे। कशिश ने बहुत ही शांति से ये सब कुछ पढ़ा और उसका दिल बुरी फीलिंग से भर गया। बिना सोचे समझे वह जानती थी कि पल्स एंटरटेनमेंट क्या करने का प्लान कर रहा है। कर्ट सिचुएशन ऑलरेडी कियारा के फेवर में है, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो कमलेश्वरी कियारा के ऊपर हार नहीं मानने वाली थी, इसलिए इस बार पक्का था कि वह लोग रेचल को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। कशिश ने वेब पेज बंद कर दिया। एक और स्टेप बढ़ाने की जरूरत थी, वह बस अब इंतजार कर सकती थी तब तक जब तक पर्सनैलिटी ट्रीटमेंट इस मैटर को उस पॉइंट तक न पहुंचा दे जहां इसके बारे में सबको खबर लग जाए। उसे इस मैटर पर अभी और अटेंशन की जरूरत थी और रेचल को एक हार्श सबक सिखाने की। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।